आइए अब समझते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में हम कितना कुछ जानते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका व्यास 12756 किलोमीटर है। उसकी परिधि 40084 किलोमीटर है। ऐसी मोटी बातें ही हम अपनी इस धरती के बारे में जानते हैं, जिस पर हम मनुष्य लाखों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं और जिस पर अपना अधिकार माने बैठे हैं। धरती की खोजबीन बहुत हुई है। उसके बारे में बौद्धिक ऊहापोह और यांत्रिक निरीक्षण के आधार पर बहुत कुछ जानने का प्रयत्न किया गया है। बहुत कुछ जाना भी है, पर जो कुछ जाना गया वह अत्यंत स्वल्प है। अभिनव खोजों से पता चलता है कि भूतत्व के संबंध में अब तक लाखों वर्षों की जानकारी बहुत स्वल्प थी। अगले दिनों उसके संबंध में बहुत कुछ जानना शेष है। यूं पृथ्वी का व्यास और परिधि का जो माप किया गया है वह स्थिर नहीं है। पृथ्वी क्रमशः फूल रही है। उसका फुलाव बहुत मंद गति से है, पर वह चलता रहा तो वर्तमान माप में सैकड़ों मील की वृद्धि करनी पड़ेगी। समुद्र क्रमशः सूख रहा है, फलस्वरूप थल भाग बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि 5 लाख वर्ष बाद पृथ्वी का थल क्षेत्र अब की अपेक्षा दूना हो जाएगा। जन्म के बाद वृद्धि का जो क्रम प्राणधारी वनस्पतियों तथा प्राणियों पर लागू होता है, वही पृथ्वी के बारे में भी है। पृथ्वी भी तो एक देवी है और इसकी सजीवता के कारण ही इसे धरती माता कहते हैं। मनुष्य भले ही निश्चेष्ट बैठे, भले ही उदास निराश दिखाई पड़े, पर धरती उछलती कूदती नाचती थिरकती अपनी मोद विनोद भरी जीवन यात्रा पर अनवरत गति से चलती जा रही है। सूर्य अपने ग्रह उपग्रहों के विशाल परिवार को साथ लेकर एक महासूर्य की परिक्रमा करता रहा है। पृथ्वी भी सौर परिवार के साथ बंधी जकड़ी उस महायात्रा में घिसटती चली जाती है। इतना ही नहीं, वह महासूर्य भी हमारे सौरमंडल जैसे अनेक तारक समूहों को साथ लेकर किसी महाध्रुव की परिक्रमा में संलग्न है। बेचारी पृथ्वी उस यात्रा में भी अपने छोटे अस्तित्व के साथ भाग लेती है। यह सूर्य, महासूर्य, महासूर्य का सिलसिला कितना बड़ा और परिक्रमाओं का विस्तार कितना विस्तृत है, इसे सोचते खोजते वैज्ञानिकों की बुद्धि भी चकराती है। पृथ्वी की एक गति और भी है जिसे थिरकन कहा जा सकता है। वह अपनी धुरी पर सर्वथा स्थिर नहीं है। उसके अक्ष और सिरे पर अपना स्थान बदलते रहते हैं। उसके अक्ष और सिरे अपना स्थान बदलते रहते हैं। 14 महीने की अवधि में यह विचलन प्रायः 25 मीटर तक होता पाया गया है। यूं 1,27 लाख मीटर व्यास वाली पृथ्वी के कलेवर को देखते हुए 25 मीटर नगण्य है, तो भी उससे उसकी गति और स्थिति का पता तो चलता ही है। इंग्लैंड के खगोलवेत्ता जेम्स ब्रैडले ने इस थिरकन की संभावना व्यक्त की थी, जो अब विधिवत यंत्रों द्वारा नापी जाने लगी है। ध्रुव, जिन्हें स्थिर मानकर ही उनका नामकरण किया गया था, अब पता चलता है कि उनका भी तन मन डोलता है और वे भी इधर उधर भटकते रहते हैं, एक जगह छोड़ते और दूसरी पकड़ते रहते हैं। यह थिरकन क्यों होती है, इसका सही पता तो नहीं चला, पर कुछ अनुमान ऐसे लगाए गए हैं जिन्हें सारगर्भित कहा जा सकता है। यथा ध्रुव क्षेत्रीय बर्फ पिघलने से उत्पन्न संतुलन, समुद्री जल का भटकाव, भूगर्भ में भरे हुए गर्म लावे का पुनर्वितरण एवं उद्वेलन आदि। इस थिरकन के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तरी ध्रुव के चारों ओर 40 अक्षांश पर 5 वेधशालाएं स्थापित की जा रही हैं। पहली जापान में मिजुसावा, दूसरा समरकंद के निकट केताव, तीसरा इटली में सार्डिनिया द्वीप का कार्ली फोर्ते,
चौथा अमेरिका में गैदर्सबर्ग तथा यूक्रिया। इन 5 केंद्रों का संचालन इंटरनेशनल पोलर मोशन सर्विस द्वारा किया जा रहा है। इनमें लगे शोध यंत्र अत्यंत संवेदनशील हैं, इसलिए उन तक गर्मी एवं रोशनी का कम से कम प्रभाव पड़े ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ बत्तियां अत्यंत क्षीण ज्योति की जलती हैं, जिनके सहारे अंधेरे में टटोलने की कठिनाई हल हो सके। खिड़कियां हर समय खुली रहती हैं ताकि कार्यकर्ताओं के शरीर की गर्मी जमा होकर यंत्रों को प्रभावित ना करने लगे। अपनी धरती को हम धूल मिट्टी की बनी ऊबड़ खाबड़ कुरूप मात्र देखते हैं। यह अति निकटता की अवज्ञा है। वस्तुतः वह बहुत ही सुंदर और सुसज्जित है। इस शोभा सौंदर्य को थोड़ा सा ही दूर हटकर देखा जा सकता है। वह साज सज्जायुक्त नववधू की तरह अथवा किसी अति सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित देव प्रतिमा की तरह किसी चतुर कारीगर द्वारा गढ़ी गई प्रतीत होती है। अपोलो 8 पर यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने अंतरिक्ष में पृथ्वी को इस तरह देखा मानो काली मखमल की चादर पर किसी ने रंग बिरंगे रत्न से जगमगाता हुआ प्रकाशवान थाल लटका दिया हो। चंद्रमा हमें एक ही सुनहले रंग का दिखता है, पर चंद्र तल से पृथ्वी रंग बिरंगी दिखती है। वनस्पतियों का रंग हरा, समुद्र का नीला और रेत का भूरा व बर्फ का सफेद स्पष्ट दिखता है। लगता है कई रंगों से सजा हुआ विशालकाय प्रकाश पिंड आकाश पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए है। बाहर से शांत निश्चेष्ट पड़ी दिखने वाली धरती के भीतर निरंतर उद्वेग भरी हलचलें होती रहती हैं। अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए उसका व्यग्र असंतोष कभी कभी फूट पड़ता है तो हम कांप उठते हैं। भूकंपों के रूप में वह अक्सर प्रकट होता रहता है। आंतरिक विक्षोभ ही क्रांतिकारी हलचलों के रूप में फुटते हैं। धरती जो कि त्यों नहीं पड़ी रहना चाहती, वह अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन और परिष्कार चाहती है। इसके लिए उसके भीतर ही भीतर चलने वाली हलचलें अक्सर विस्फोट बनकर बाहर आती रहती हैं। कई बार तो यह विस्फोट भूकंप बहुत ही भयानक होते हैं और अपनी असाधारण भली बुरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी के गर्भ में 40 किलोमीटर गहरे उतरने पर इतनी गर्मी है कि उसमें पत्थर भी पिघल जाए। वहां सब कुछ पिघले हुए लोहे की तरह द्रव रूप में है। अपने जन्मकाल में पृथ्वी भी सूर्य की तरह आग का गोला थी। वह क्रमशः ठंडी होती गई। ऊपर की परतें इतनी ठंडी हो गईं कि उन पर वनस्पतियों और प्राणियों का जीवन संभव हो सके, किंतु भीतर की आग अभी भी बहुत गर्म है। ठंडक जैसे जैसे भीतर घुसती जाती है, वैसे ही वैसे गर्म परतों का विस्तार सिकुड़ता और वहां उत्पन्न होने वाली भाप परतें फोड़कर ऊपर निकलने का प्रयास करती हैं। इसी विस्फोट को ज्वालामुखी के रूप में देखा और भूकंपों के रूप में अनुभव किया जा सकता है। सन 1967 ईस्वी में 11 दिसंबर को महाराष्ट्र के कोयना नगर के समीपवर्ती क्षेत्र में जो भूकंप हुआ, उसमें 80 किलोमीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक दरार ही जमीन में फट गई थी। जान माल का विनाश भी रोमांचकारी था। पूरा नगर खंडहर में परिणत हो गया था। कोयना भूकंप के बारे में भूगर्भशास्त्री डॉक्टर कृष्णन का अनुमान था कि बांध बनाकर उस क्षेत्र में जो शिव सागर झील बनाई गई है, उसका पानी धरती के नीचे की परतों में उतरकर इस भूकंप का कारण बनता रहा होगा। कभी कभी भूकंपों का परिणाम वरदान जैसा भी होता है। सन 1956 ईस्वी में मैक्सिको के दक्षिणी रेगिस्तान में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण वहां मीठे पानी का एक विशालकाय फुहारा फूट पड़ा और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने वाला वह क्षेत्र हरा भरा, उपजाऊ और मनुष्यों के रहने योग्य बन गया। सन 1923 ईस्वी में 1 दिसंबर को जापान की राजधानी
टोक्यो में ऐसा भूकंप आया था जिसने प्रायः सारे नगर को उजाड़ दिया। बुरी तरह आग लगी और लगभग 2.5 लाख मनुष्यों की जानें गई। 1906 ईस्वी में 12 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में भी एक ऐसा भूकंप आया था जिसने 3 लाख मनुष्यों को बेघर बार बना दिया था और हजारों की जानें ली। भारत में 1737 ईस्वी का भूकंप इतिहास प्रसिद्ध है, जिसमें 3 लाख मनुष्य मरे थे। 1950 ईस्वी में आसाम के भूकंप में करीब 60 झटके लगे थे और 1,500 जानें गई थी। 1934 ईस्वी के बिहार भूकंप का आतंक दूर नहीं हो पाया था कि 1 वर्ष बाद ही क्वेटा में एक और भूकंप आया, जिसने 30,000 मनुष्यों को उद्ध्वस्त किया। कांगड़ा का भूकंप भी बहुत विनाशकारी था। अब से कोई 2000 वर्ष पूर्व इटली का विसुवियस भाग एक ऐसे ज्वालामुखी के रूप में फूटा था जिसमें आग की नदी बहने लगी थी। विस्फोट से 7 मील दूर बसा पिम्पियाई शहर पूरी तरह विस्मार हो गया था। ऐसा ही एक भयंकर विस्फोट प्रशांत महासागर के शुंडा द्वीप में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। उसने उस द्वीप का अता पता ही मिटा दिया। धरती के आरंभिक जीवन में भूकंपों और ज्वालामुखियों की भरमार थी, पर अब जैसे जैसे ठंडक गहराई तक घुसती जा रही है, विस्फोटों का सिलसिला घट रहा है। इतने पर भी प्रायः 1.5 लाख छोटे बड़े भूकंप अभी भी पृथ्वी पर अनुभव किए जाते हैं, जिनमें से कम से कम 10 तो महाविनाशकारी अवश्य ही होते हैं। पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या भरा पड़ा है, इस संबंध में केवल 15% की ही जानकारी हमें है। भूगर्भ का 85% भाग ऐसा है जिसके बारे में हम सर्वथा अनजान हैं। धरती से जो लाभ अब तक उठाया जाता रहा है, उससे मनुष्य को संतोष नहीं है। वह चाहता है कि क्यों ना उसकी समस्त संपदा का पता लगा लिया जाए और उससे भरपूर लाभ उठाया जाए। इसके लिए धरती की गहरी खुदाई करनी होगी, तभी भीतरी परतों के बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। अभी तो इस संबंध में जो जाना गया है वह अनुमानों के आधार पर ही आधारित है। इसके लिए होनोलुलु का उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का 170 मील का क्षेत्र चुना गया। यहाँ पनडुब्बी नुमा 6 मकान बनाए जा रहे हैं जो समुद्र में 18,000 फीट गहराई में रहा करेंगे। इनमें एक शक्तिशाली ड्रिलिंग संयंत्र रहेगा। यह टर्बो कोरक यंत्र लगातार 203 घंटे चलने और 2 मील गहरा छेद करने में सफल हो चुका है। इनकी नोक बहुमूल्य हीरो से बनाई गई है, जो गर्म और कठोर परतों में भी छेद करती चली जाएगी। यह छेद गहरे समुद्र तल से ही आरंभ करना उचित समझा गया है, ताकि 14,000 फीट तक की गहराई का छेद करने का परिश्रम एवं व्यय बचाया जा सके। यूं सन 1952 ईस्वी में गार्डन लिल ने इस संदर्भ में बहुत दौड़ धूप की थी और काफी गहराई तक खुदाई भी की, पर जितना आवश्यक था उतना कार्य ना हो सका। सन 1961 ईस्वी में वेस्कम योजना के अंतर्गत कैलिफोर्निया समुद्र तट पर यह प्रयत्न फिर आरंभ हुआ और समुद्र तल से 600 फीट गहराई तक जाने में सफलता प्राप्त कर ली। एक बार ऐसा भी सोचा गया था कि जमीन के आर पार छेद कर दिया जाए, पर उसका खतरा जल्दी ही समझ लिया गया। समुद्र का पानी धरती की गर्म परतों में समाकर न केवल सूख ही जाएगा, वरन उसकी भाप से भयंकर ज्वालामुखी उठेंगे और धरती की ऊपरी परतों के चिथड़े उड़ जाएंगे। इन विभीषिकाओं को ध्यान में रखते हुए धरती में गहरा छेद करने के उत्साह के अगले कदम फूक फूक कर ही उठाए जा रहे हैं। अब तक 11,000 फीट की गहराई खोदी जा चुकी है, पर उतना पर्याप्त नहीं।
आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 20,000 फीट तक तो जाना ही पड़ेगा। पृथ्वी के रहस्य इतने अधिक हैं जिन्हें पूरी तरह जानने में कदाचित ही कभी मानवीय बुद्धि समर्थ हो सके। फिर भी धरती माता उदारता पूर्वक अपनी आंतरिक स्थिति का थोड़ा थोड़ा परिचय हमें अनायास ही देती रहती है। माता अपने बच्चों को सहज ही बहुत कुछ सिखाती रहती है। पृथ्वी भी अपने अभिज्ञात संपदाओं के बारे में हम मनुष्यों को इशारा करती रहती है और बताती रहती है कि वे चाहें तो इन संकेतों को समझकर बहुत हद तक लाभान्वित होते रह सकते हैं। भूमिगत खनिजों के संबंध में उस क्षेत्र में उगे हुए पेड़ पौधों का विश्लेषण करके भी जानकारी प्राप्त कर सकना संभव हो गया है। अमुक खनिज अथवा रसायन का बाहुल्य होने से अमुक वृक्ष या वनस्पति अधिक उगते और बढ़ते हैं। इस विज्ञान का क्रमशः अधिकाधिक विकास होता जा रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया के पहाड़ी प्रदेश में ऐसे वृक्ष पाए गए हैं जिनके तनों तथा पत्तों में स्वर्ण मिश्रित रसायन है। इन वृक्षों के नाम हैं डगलस फर, ड्वार्फ जूनियर, लार्ज पोल पाइन, फिलिपाइन। इन वृक्षों के समीपवर्ती क्षेत्र की तलाश करने पर वहां सोने की खदानें पाई गईं। इसी प्रकार न्यू मैक्सिको में पाए जाने वाले प्रिंस ब्लूम, डबल, मस्टर्ड, पेपरग्रास आदि पौधों में गंधक की अधिक मात्रा देखकर उस क्षेत्र में गंधक की खदानें ढूंढ ली गई हैं। कैलिफोर्निया में पाई गई तांबे की खदानों का सुराग वहां पाए जाने वाले पोपी वृक्ष के विश्लेषण से ही पता चला था। भगवान का बनाया हुआ यह विश्व ब्रह्मांड चमत्कारी और रहस्यों से भरा पड़ा है। उसकी एक छोटी सी गुड़िया अपनी धरती है। उसे कितनी कारीगरी से बनाया गया और कितने रहस्यों से संजोया गया है, इसे देखकर अपनी बुद्धि चकित रह जाती है। धरती की भीतरी और बाहरी गतिविधियों का थोड़ा सा परिचय जानने पर हम अवाक रह जाते हैं और सोचते हैं कि जो जाना गया है उसे असंख्य गुना जानने के लिए शेष है। इस जगत में जड़ के नाम से जाना गया भाग भी वस्तुतः चेतन है। उसमें चेतन की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। अपनी धरती जड़ समझी जाती है, पर थोड़े गहन निरीक्षण से पता चलता है कि उसमें चेतन में पाए जाने वाले समस्त गुण मौजूद हैं। ब्रह्मांड के पिंड के रहस्य कितने असीम है और मानव बुद्धि कितनी ससीम है, इसका थोड़ा सा आभास तब मिलता है जब हम अपनी चिरसंगनी धरती माता के अद्भुत रहस्यों के संबंध में मिलती आ रही जानकारी पर विचार करते हैं। अपने बुद्धि बल पर इतराने वाले मनुष्य को प्रकृतिगत रहस्य व्यंग्य पूर्वक मुस्कुराहट के साथ देखते हैं और कहते हैं, परमेश्वर की संरचना के रहस्य तुम्हारी परिधि से बहुत अधिक और बहुत बड़े हैं। उदाहरण के लिए धरती संबंधी जो जानकारियां मिल रही हैं वे भी आश्चर्यचकित कर देने के लिए कम नहीं है।